आज डॉक्टर गगनदीप गुप्ता ने बोन हेल्थ के ऊपर चंडीगढ़ सीनियर सिटीजन एसोसिएशन के मेंबर के साथ हेल्थ टॉक की। आओ देखते हैं एक झलक। धन्यवाद करना चाहता हूँ और खासकर स्पेशली ऐसी ठंड के अंदर जो दूर दूर से आए हैं, ये सारे जो है हमें सौभाग्य मिल रहा है फोर्टिस हॉस्पिटल के मैनेजमेंट की तरफ से, जिसका सबसे बड़ा योगदान मीना दत्ता जी का है, जो हर बार हमारे लिए अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की हमें मोटिवेट करते हैं, अपने हेल्थ के बारे में बताते हैं। आज के इसके अंदर डॉक्टर गगनदीप गुप्ता जी आए हुए हैं, जो MBBS DNB मैं कहना ऑर्थो के हैं, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट। इनके बारे में जितना कहा जाए कम है। इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन जो है चेन्नई से की थी और इनका पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस है, जिसके अंदर ये जॉइंट रिप्लेसमेंट के मोर देन 400 केसेस कर चुके हैं। अभी भी हर के तरह की जॉइंट रिप्लेसमेंट है, नी प्रॉब्लम्स है, कोई भी है उसके बारे में जितना एक्सपीरियंस है आज हमारे साथ शेयर करेंगे। हम सबके लिए ये डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतने बिजी शेड्यूल के अंदर से टाइम निकाला हम सबके लिए। धन्यवाद। माई सेल्फ डॉक्टर गगनदीप गुप्ता। मैं फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में एज अ नी रिप्लेसमेंट सर्जन काम कर रहा हूँ। तो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी या घुटनों की प्रॉब्लम, आई थिंक आप सब लोग अवेयर हैं। इस एज में ऑलमोस्ट हर किसी को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम, या किसी को ज़्यादा, या किसी के फैमिली में, नेबरहुड में घुटनों की प्रॉब्लम अक्सर होती है, या मे बी आजकल थोड़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गई है। उसके प्रोमिनेंट होने के रीजंस ये भी हैं कि प्रॉब्लम भी बढ़ गई है और सेकेंडली अवेयरनेस भी बढ़ गई है। पहले प्रॉब्लम होती थी, हम लोग इग्नोर कर देते थे, या मल्टीपल रीजंस या जस्टिफिकेशन होते थे कि प्रॉब्लम ये क्यों हो रही है। लोग बोलते थे जी पानी में शोरा है, इसलिए है, वो है। बट नाउ ये इसका जो डायग्नोसिस है और जो ट्रीटमेंट है वो ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है, एक्यूरेट हो गया है। और जो सर्जरी की बात करें, जो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी है, वो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी बेटर हो गए हैं। क्योंकि उससे बेटर इसलिए हो गए हैं कि जो पेशेंट्स की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, पेशेंट की सर्जरी के बाद पेशेंट 20 से 25 साल तक वो एकदम से अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकता है। तो जस्ट उससे पहले मैं हम देख पा रहे हैं इसको थोड़ा सा, आई थिंक लाइव। Most of you are above 50s, 60s or maybe some are 70s. तो आपकी एज ग्रुप में जो ये प्रॉब्लम है बहुत कॉमन है। सो यू मस्ट बी कम्प्लीटली अवेयर कि इस प्रॉब्लम के रीज़न क्या क्या हैं, कैसे हम इस प्रॉब्लम के किस स्टेज तक हम इसको घर पे मैनेज कर सकते हैं होम रेमेडीज से, या जैसे देसी इलाज बोल सकते हैं, और किस स्टेज पे हमें अपने नियर बाय डॉक्टर या ऑर्थोपेडिक सर्जन से कंसल्ट करना होता है। तो जो प्रॉब्लम है उसका नाम क्या है? ऑस्टियो आर्थराइटिस। ऑस्टियो मतलब हड्डी या जोड़, और आर्थराइटिस मतलब घिसना, जो जोड़ों का घिसना। बेसिकली क्यों होती है? अब इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। पेशेंट बोलता है कि डॉक्टर साहब ये जेनेटिक्स के साथ होती है, फैमिली टू फैमिली। नहीं, ये प्रॉब्लम जेनेटिक्स के साथ बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं। ये सिर्फ एजिंग के कारण होती है, जो बढ़ती हुई उम्र के कारण जो हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं, जैसे बालों का सफेद होना, स्किन का ड्राई होना, रिंकल्स आना। ऐसे ही जो जोड़ों के बीच में जो लुब्रिकेशन होती है, या जिसको हम लेमन लैंग्वेज में ग्रीस बोल देते हैं, उसकी जो अमाउंट है या थिकनेस है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। जब थोड़ी बहुत कम होती है तो पेशेंट की जो कंप्लेंट्स होती हैं वो होती हैं कि डॉक्टर साहब बहुत लंबा चलता हूँ तो थोड़ा सा दर्द होने लगता है, बैठने का मन करता है, या बैठ जाऊं तो उठा नहीं जाता। बट इस स्टेज में पेशेंट का जो ट्रीटमेंट है, ज्यादातर केसेस में हम मेडिकेशन, थोड़ा बहुत सिकाई गर्म पानी की बोतल से या इलेक्ट्रिक हीट पैड से, थोड़े प्रिकॉशंस कि कोई भी ऐसी मूवमेंट ना करें। बट जैसे मैंने कहा कि बढ़ती हुई उम्र वाली प्रॉब्लम है, तो इसको हम रिवर्स तो कर नहीं सकते। इट हैज टू गो ऑन ऑन इट्स ओन पेस। वो अपनी स्पीड से धीरे धीरे प्रॉब्लम बढ़ती रहती है, और इवेंचुअली एक स्टेज ऐसी आ जाती है जब जो पेशेंट की कंप्लेंट्स हैं
वो होती हैं कि डॉक्टर साहब हुण तां मैं वॉशरूम टॉयलेट भी नहीं जा सकता, हुण तां मैनूं कंधां नाल हत्थ फड़ के चलना पैंदा। सो दैट इज़ अ स्टेज ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਟੇਜ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਇਗਰਾਮੈਟਿਕ ਵੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਹੈ ਨਾਰਮਲ ਜੁਆਇੰਟ on left side of your screen, that is a healthy cartilage। cartilage ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਕੁਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਗਰੀਸ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਰੋਡਡ cartilage, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਨਾਰਮਲ cartilage ਹੈ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਉਮਰ ਕਾਰਨ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸਰਜਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਜੋ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜੋ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਦੀ ਗਰੀਸ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। बड़ा मैं आई वांट दिस सेशन टू बी इंटरेक्टिव सेशन, ये नहीं कि मैं ही सिर्फ बोली जाऊंगा, आई विल आस्क सम क्वेश्चंस। ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਐਕਸ-ਰੇ ਕਰਾਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਵੈਰੀ ਰੇਅਰ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਜੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਕਸ-ਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਗੈਪ ਆ ਗਿਆ। ਇਜ਼ਨਟ ਇਟ? ਇਹ ਵਰਡ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਕਸਿਮਮ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ। So can you tell me, is this a correct statement or not? No. Incorrect. Incorrect. Sir, ma'am? Correct or incorrect? Incorrect. Anybody who says this is a correct statement? ਗੈਪ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। हाँ. So basically मैं ये इसलिए दस रहे हैं भी पेशेंट जो कई बारी अपनी मर्जी नाल एक्सरे करा लेंदे हैं डायग्नोस्टिक सेंटर तो आके कहंदे डॉक्टर साहब मेरे गोड्यां च गैप आ गया। सर बेसिकली गैप आंदा नहीं है, नॉर्मली गोडे विच 8 ਤੋਂ 9 मिलीमीटर ਦਾ गैप होना चाहिए एंड दैट गैप इज नॉट एक्चुअली अ गैप, वो एक कुशन है, एक कार्टिलेज है जो एक्सरे ते सानू नहीं दिखती। एक्सरे ते सिर्फ हड्डियां दिखती हैं, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ 8 ਤੋਂ 9 मिलीमीटर ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ कार्टिलेज है ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ। ਸੋ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਟਿਲੇਜ ਦੀ ਥਿਕਨੈਸ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੱਡੀਆਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗੈਪ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਗੈਪ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਆਪਸ 'ਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਜੋ ਬੋਡੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਲੱਤਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਬੈਂਡ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਲੱਤਾਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਟੇਢੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਚੱਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਡੇ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਲੈ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਵਾਕ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਕ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੋਡਿਆਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਵੀ ਦੁਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦੇਖੋ ਨਾਰਮਲ ਐਕਸ-ਰੇ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਐਕਸ-ਰੇ ਕਰਾਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਐਕਸ-ਰੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਾਮਨ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਗੋਡੇ ਦਾ ਐਕਸ-ਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਰਾਬ ਗੋਡੇ ਦਾ ਐਕਸ-ਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੈਵ ਲਰਨਡ ਸਮਥਿੰਗ ਨਿਊ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਰਮਲ ਜੋੜ 'ਚ ਗੈਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਵਰੀ ਨਾਰਮਲ ਜੁਆਇੰਟ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਸਮ ਗੈਪ। ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋੜ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਗੋਡਾ ਚੂਲਾ ਇਹ ਵੱਡੇ ਜੋੜ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿੰਗਰਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਇਹ ਛੋਟੇ ਜੋੜ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਨੀਮਲ ਗੈਪ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਐਕਸ-ਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸ-ਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, देयर इज नो गैप हेयर, ਤਾਂ ਇਹ ਹੱਡੀਆਂ ਆਪਸ 'ਚ ਜੁੜਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਿਚ ਹੈਪਨਸ ਇਨ ਅ ਡੇ ਔਰ ਅ ਮੰਥ, ਇਟ ਹੈਪਨਸ ਵੈਰੀ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਫॉर ਅ ਨੰਬਰ ਆਫ ਈਅਰਸ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਏਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਸਾਰੀ ਸਫੇਦ ਦਾੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਟ ਹੈਪਨਸ ਵੈਰੀ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ, ਮੰਥ ਬਾਈ ਮੰਥ, ਇਟ ਹੈਪਨਸ ਸਲੋਲੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਐਕਸ-ਰੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹਲੇ ਗੈਪ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਆਈ ਸੈਡ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਐਕਸ-ਰੇ ਨੇ ਉਸ ਸਟੇਜ 'ਚ ਅਸੀਂ 90% ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ, ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਨਾਲ, ਪਰਹੇਜ਼ ਨਾਲ, ਸਿਕਾਈ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਜੋ ਗ੍ਰੇਡ 3 ਤੇ ਗ੍ਰੇਡ 4 they are
ਵੈਰੀ ਡੇਂਜਰਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ। ਇਹ ਹੁਣ ਉਹ ਐਕਸਰੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੈਪ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ such patients or such x-rays requires treatment in the form of surgery। ठीक एक्सरे है, नॉर्मल एक्सरे या बहुत खराब एक्सरे? बहुत ज्यादा खराब है ना। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਟੀ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਓਨਲੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਸੱਚ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲੈਕਚਰਸ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਸਮਟਾਈਮਸ ਯੂ ਮਸਟ ਹੈਵ ਅਟੈਂਡਡ ਸਮ ਅਦਰ ਲੈਕਚਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਸਮ ਅਦਰ ਹਸਪੀਟਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ 'ਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ challenging x-ray and nightmare for the patient and the surgeon also, that such a patient definitely needs surgery at a very very earlier stage। ये बड़ी कॉमन साइट है रूरल एरिया, खास करके अपने जो पिंड एरिया गांव है उस तरह से बड़ी कॉमन चीज़ां देखने को मिलती हैं। गोडे का जो गैप है अंदरों बिल्कुल खत्म होना शुरू हो जाता है, ਤਾਂ ਲੱਤਾਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਬੈਂਡ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜੀ ਅਨਕਾਮਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜੋ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਨਾਰਮਲੀ ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਜੋ ਗੋਡੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ 'ਚ ਲੱਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਠੀਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ। उस पेशेंट्स च लत अंदर दी बजाय बाहर में मुड़ना शुरू हो जाती है। ठीक है जी। सो 90% पेशेंट दा जो बॉडी स्ट्रक्चर है या जो कर्वेचर है वो इस तरह होएगा जो तुसी लेफ्ट साइड ते देख रहे हो। वेरी फ्यू पेशेंट्स जिन्हां नूं गठिए दी, गाउट दी, यूरिक एसिड दी प्रॉब्लम है वो इस तरह दी प्रॉब्लम नाल प्रेजेंट होंदी है। ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਆਂਦੀ ਹੈ? आंदी है I've मैडम? seen a case where Yes, a yes, child yes. It can happen, हाँ। but ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਈਵਨ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਬਟ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ 14 ਜਾਂ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਐਡੋਲੈਸੈਂਟ ਪੀਰੀਅਡ, ਪਿਊਬਰਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੇਜਰ ਗਰੋਥ ਆਲਮੋਸਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ। ਬਟ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੋਲਵ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਰਜੀਕਲੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਰਜੀਕਲ। ਯੈਸ ਯੈਸ। X-ray, okay. Anybody can anybody tell what is knee replacement surgery? कोई भी, anybody? Sir, knee replacement surgery का मतलब की है बेसिकली? सर जो ये ऐसे जो एक दूसरे में है उसका ऊपर का हिस्सा हटा के हाँ जी, उसको रिप्लेस कर आजो देते मैम, हैं आजो मैम। ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਘਟ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਨ ਕੈਨ ਮੂਵ। Okay. ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ। कोई और सर? बैठे बैठे दसो सर प्लीज। ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਸਾਡਾ ਕੱਸ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ हाँ जी, Friction ਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਗੋਡੇ ਰਗੜਦੇ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਗੈਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਦ ਸਾਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ हाँ जी, ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। हाँ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹਟਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਲਈ। हाँ, है ना, नवा कार्टिलेज नहीं, मेटल मेटल कार्टिलेज भी पएगा। बट हम ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਕਸ-ਰੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ओके, इफ somebody can see ਜੋ ਗੋਡੇ ਦੀ ਦੋ ਹੱਡੀਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕੁਸ਼ਨ ਇਸ ਐਕਸ-ਰੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮੂਥ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਮੂਥ ਸ਼ਾਈਨੀ ਸਰਫੇਸ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਹੱਡੀ ਤੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਹੱਡੀ ਤੇ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਹੱਡੀ ਉੱਪਰਲੀ ਤੇ ਨਿਚਲੀ ਹੱਡੀ ਤੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਖਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਜ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਟਾਇਲਟ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਹੱਡੀ ਘਿਸਰੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਟਲ ਦੀ ਕੈਪ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਹੱਡੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕੈਪ, ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕੈਪ
ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਕੁਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕੁਸ਼ਨ, ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਿਹਨੂੰ ਘਿਸਣ ਵਿੱਚ ਰਫਲੀ 25 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੋਡੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 25 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਚੱਲੇਗਾ। 25 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਇਹ ਮੈਟਲ ਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਟਲ ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਚੱਲੇਗਾ, ਮੈਟਲ ਕੈਨ ਨੈਵਰ ਫੇਡ ਅਵੇ। ਇਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਗੋਡੇ ਦੀ ਜੋ ਇੰਪਲਾਂਟ ਦੀ ਲਾਈਫ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। Sir, what's the use of metal which we are using over here? मैम सारा प्लास्टिक लावांगे तो वो स्टेबिलिटी नहीं आएगी। आफ्टर ऑल वी नीड सम स्ट्रॉन्ग मटेरियल टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी। पेशेंट ने चलना है, वजन लेना है, फाइन। सो बेसिकली इट इज नॉट रिप्लेसमेंट, इट इज जस्ट कैपिंग। रिप्लेसमेंट का मतलब ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਟਲ ਦੀ ਕੈਪ ਪਾਤੀ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਕੈਪਿੰਗ ਔਰ ਰੀਸਰਫੇਸਿੰਗ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰੀਸਰਫੇਸਿੰਗ ਸਰਫੇਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਣਾਤਾ। ਸੋ ਵਾਈ ਆਈ ਐਮ ਟੈਲਿੰਗ ਯੂ ਦਿਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲੀ ਸਿੰਸ ਯੂ ਪੀਪਲ ਆਰ ਫ੍ਰੀ ਇਨ ਦ ਮਾਰਨਿੰਗਸ ਐਂਡ ਈਵਨਿੰਗਸ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਰੀਸਰਫੇਸਿੰਗ ਵਰਡ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਰੀਸਰਫੇਸਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਰੀਸਰਫੇਸਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਈ ਮੀਨ ਟੂ ਟੈਲ ਯੂ ਕਿ not only that particular hospital or that hospital, everywhere in the world, not only today or yesterday or 5 years back, everywhere since this surgery has started, ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੀਸਰਫੇਸਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਰੀਸਰਫੇਸਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਗੋਡਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਸਿਰਫ ਕੈਪਿੰਗ ਕਰਦੇ। You got my point? आप लोग समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? Just to clear your doubt कि हर हॉस्पिटल च हर सर्जन हर ਥਾਂ ਤੇ ਰੀਸਰਫੇਸਿੰਗ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਗੋਡੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਈ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਟਲ ਦੀ ਕੈਪ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਅ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸਰਜਰੀ ਔਰ ਰੀਸਰਫੇਸਿੰਗ। ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਵਰਡ 40-45 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ USA 'ਚ ਇੱਕ ਵਰਡ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਮਸ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦ ਕਰੈਕਟ ਵਰਡ। ਦ ਕਰੈਕਟ word should be knee resurfacing surgery. Yes. I have a question about the use of plastic in place of cartilage, because plastic doesn't have a lot of flexibility. Is it like good to have plastic in body and just No, it's not. Plastic तो मैंने layman language में बोल दिया। ये बहुत ही highly cross-linked polymer होता है जो मतलब बहुत ही अल्ट्रा रेडिएशन 1000 डिग्रीज टेम्परेचर के बाद हीट करके बनाया जाता है। इट्स नॉट एक्चुअली प्लास्टिक, इट्स अ पॉलीमर। प्लास्टिक जस्ट आई सेड फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि ये एक तरह का मेटल नहीं है। बेसिकली दो मेटल है, बीच में एक चीज, क्योंकि अगर तीनों मेटल हो जाएंगे तो फिर रगड़ खाएंगे वो। तो दो मेटल के बीच में कोई ऐसा सरफेस होना चाहिए जो दोनों को वो दे, लुब्रिकेशन दे। फाइन, ओके। सो ये स्लाइड में ऑलमोस्ट क्लियर कर चुके हैं दोनों। नी रिप्लेसमेंट, सो इट इज नॉट द वर्ड इट इज अ मिसनॉमर। गलत वर्ड जो फेमस हो गया, द एक्चुअल वर्ड इज रीसरफेसिंग। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ आई एम नॉट टेलिंग दिस ओनली टुडे, पिछले 4-5 सालों तो ही wherever I go to attend any lecture, I try telling to the patient कि ये replacement नहीं है, resurfacing है। वो भी मैं क्यों दसना शुरू किया, I just share a funny incident। आज तो 6 साल पहला I operated a patient। अगले दिन मैं उन्होंने ICU च राउंड्स करने गया ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬੜੇ ਇਨੋਸੈਂਟ ਹੁੰਦੇ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਗੋਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਿਆ ਉਹ ਦਿਖਾਓਗੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਖਦਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਈ ਹੱਡੀ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਰੇਗਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ, ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੈਪਿੰਗ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸਮਥਿੰਗ ਵੀ ਆਰ ਕਟਿੰਗ ਸਮਥਿੰਗ ਐਂਡ ਰਿਮੂਵਿੰਗ ਐਂਡ ਦੈਨ ਪੁਟਿੰਗ ਸਮਥਿੰਗ। ਗॉट इट? एक्सरे ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖੇਗਾ। ਜੋ ਗੈਪ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਗੈਪ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕਲ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਡਲ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ, that polymer ਜਾਂ plastic ਜੋ ਐਕਸ-ਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇਗਾ। if this gap is uneven on one side, for example ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲ ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੈਪ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਿਸਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਡਿਊ ਟੂ ਸਮ ਰੀਜ਼ਨ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੈਪ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸਮਝ ਲਿਓ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸ-ਰੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਲੱਤ ਦਾ ਜੋ ਉਹ ਹੈ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਜਦੋਂ ਐਕਸ-ਰੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿਊ ਗਲਤ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਬਟ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨੇ ਆ ਈਅਰਲੀ ਫਾਲੋਅਪਸ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਪੋਸਟ ਆਪ ਕੇਅਰ ਜਸਟ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ ਟੂ ਸਾਈਡ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਬੜਾ ਕਾਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਰਾਣੀ ਪਏਗੀ ਜਾਂ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਮੈਂਡੇਟਰੀ, ਬਟ ਇਫ ਡਨ ਇਨ ਅ ਰਾਈਟ ਵੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ ਅ ਫੋਰਸੀਬਲ ਵਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡਾ ਦੂਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਦ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਸੋ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਸੁਪਰਵਾइज्ड ਐਂਡ ਮੋਨੀਟਰਡ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ, ਨਾਟ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਾਲਾ ਜੋ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ 10 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, that is completely gone। ਤੇ ਨਾ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਵਾਕਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚਲਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਤੇ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਟਾਇਲਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਲੰਬਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਵਾਰਡਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਣੇ ਚੱਲਣ ਦੀ। ਮੋਸਟਲੀ ਬਾਈ 5th ਔਰ 6th ਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। अच्छा एक चीज मैं पूछूंगा, किसी ने ये चीज सुनी है तुसी अपने फेसबुक ते या किसी फ्रेंड दे थ्रू भी 2 घंटे बाद चला देना है जी ते 2 दिन बाद छुट्टी कर देना है? Has anybody heard? सुना है सर? Anybody else? So basically ये चीज ideally such kind of things should not be promoted, क्योंकि 2 घंटे बाद ਤਾਂ ਸਪਾਈਨਲ ਐਨੈਸਥੀਸੀਆ ਦਾ ਜੋ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਮਤਲਬ ਹਾਲੇ ਲੋਅਰ ਲਿਬਸ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਰੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੈਪਨਡ ਆਲਸੋ ਇਨ ਸਮ ਹਸਪੀਟਲ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਸਿੰਸ ਇਟ ਵਾਸ ਕਮਿਟਡ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੁਡ ਨਾਟ ਵਾਕ ਐਂਡ ਹੀ ਔਰ ਸ਼ੀ ਹੈਡ ਅ ਲਿਟਲ ਫੰਬਲ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ। बिकॉज इट्स अ मेजर सर्जरी, पेशेंट ये सर्जरी कराने तो पहला 5 साल 10 साल वेट करता है, अपने घट्टो घट 15 रिश्तेदारों नू नेबर्स च सलाह करता है। देयर इज नो हरी इन डिस्चार्जिंग द पेशेंट ऑन सेकंड डे। गॉट इट? पेशेंट नू क्योंकि ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬਰਡਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਵਾਸਤੇ। ਨੋ ਪੁਆਇੰਟ ਇਨ ਡੂਇੰਗ ਦੈਟ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਘਰ ਜਾ ਕੇ अपने बिस्तर तो अपने आप उठ के वॉशरूम टॉयलेट जान लायक हो। दैट इज द टाइम व्हेन पेशेंट शुड बी डिस्चार्ज। वो जनरली वो मोमेंट आंदे आंदे 4 ਤੋਂ 5 दिन जरूर लगते ने ते लगने भी चाहिए ने, बिकॉज इट्स अ मेजर सर्जरी। देयर इज नो हरी इन मेकिंग द पेशेंट वॉक आफ्टर 2 hours and discharging him or her on second day after surgery। Okay, anybody heard about this? किसने सुना है? वो प्लीज रेज योर हैंड्स। मैम, हैव यू हर्ड अबाउट दिस? इस कॉल में बताया गया। आपने ये वर्ड सुना है रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट? किसने नहीं सुना? सुने हैं। सबने सुना। फिर आप में से कोई भी बंदा मुझे बताए कि इसका मतलब क्या है? Operate with the help of the robotic। With the help of the robot। Okay, anybody else? या रोबोट ही सर्जरी करता है? With the help of the सर्जरी तो आप ही करेंगे, पर कमांड देंगे तो रॉबर्ट। ओके, दैट्स अ गुड थिंग। अगर आप इतनी इंफॉर्मेशन रखते हैं तो दैट्स अ गुड थिंग, क्योंकि पेशेंट हमारे पास आते हैं जो सम ऑफ द पेशेंट्स हैव अ फीलिंग
कि रोबोट ही सर्जरी करता है, और ज्यादातर ये डायग्राम भी ऐसे कई बार हॉस्पिटल की एडवर्टीजमेंट्स में बना होता है, हाथ ऐसे घुटने पे आ रहा होता है, लुक्स लाइक के रोबोट ही इस सर्जरी को परफॉर्म करते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि रोबोट सर्जरी नहीं करता, वो दूसरी ब्रांचेस में होता है, जो पेट की सर्जरी होगी, हर्निया की होगी, अपेंडिक्स की होगी, या गॉल ब्लैडर की होगी, उनकी जो सर्जरीज हैं वो रोबोटिक सर्जरीज ही होती हैं। उसमें सर्जन सिर्फ एक साइड कंसोल पे बैठा होता है। सर्जन जैसे हम अल्ट्रासाउंड करते हैं या कुछ करते हैं तो सर्जन सिर्फ रोबोट को चला रहा है, बट वो जो सर्जरी हो रही है वो रोबोट ही परफॉर्म कर रहा है। अंदर जाके पेट में या आंतड़ियों की सर्जरी वो रोबोट ही करता है, बट नॉट नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। अब रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी है क्या? बेसिकली मैं आपको बड़ा ब्रीफ में बताऊंगा, ज्यादा डिटेल में नहीं। अब जो ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी है वो क्या होती है कि सर्जन ने इतने सालों से अपना जो पढ़ाई है, एक्सपीरियंस है या स्किल है, वो सारा चीज यूज करके वो सर्जरी परफॉर्म करनी है। दैट इज अ ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, जो आज तक होती आ रही थी, मे बी आज से 5 साल पहले तक, जब रोबोट का इतना पॉपुलराइजेशन नहीं थी। बट दे वर ऑल्सो डूइंग गुड, ऐसा नहीं कि उसमें कोई प्रॉब्लम थी, उसके भी रिजल्ट्स अच्छे थे, सब कुछ अच्छा था। बट फिर रोबोट की जरूरत क्यों है? रोबोट की जरूरत है जो भी थोड़ी बहुत कमी पेशी या कोई जो प्रिसीजन की या एक्यूरेसी के जो एरर्स हैं उनको भी इम्प्रूव कर सके। पेशेंट की जो, जैसे पेशेंट बोलते हैं कि डॉक्टर साहब चौंकड़ी मारनी है, तो रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट हेल्प्स इन डूइंग दैट, क्योंकि उसमें जो रेंज ऑफ मोशन है, जो घुटना मुड़ने की जो कैपेसिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है। तो बेसिकली रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट है क्या? सेम सर्जन ही वैसे ही शुरू करता है सर्जरी। मैं भी अभी आपका लेक्चर आने से पहले सुबह 2 रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी ही करके आया हूँ। अब उसमें होता क्या है, हमने सर्जरी शुरू की, सब कुछ वैसे ही किया, बट इसमें डिफरेंस क्या आता है? एक मशीन होती है बड़ी सी जिसमें सॉफ्टवेयर फिट होता है। हमने क्या करना है कि उस जो जॉइंट जब हमारा ओपन हो गया, जो ये मैंने आपको दिखाया कि हड्डी घिसी हुई हमें दिख गई, अब रोबोटिक के बिना तो सर्जन खुद देखता है कि अच्छा जी इतना घिसा हुआ है, इधर से इतना घिसा हुआ है, इतने मिलीमीटर की हमें सफाई करनी है और इतने मिलीमीटर हम इसमें इम्प्लांट डालेंगे या घुटना डालेंगे। बट वो पहले नहीं डिसाइड कर सकते, हमें स्टेज वाइज हमने सफाई कर ली, फिर हमने उसकी तैयारी करके देखी, हमें लगा कि नहीं ये ठीक नहीं आ रहा, ये लूज है या टाइट है, फिर हम और ज्यादा उसकी वो करते हैं। और वो इट्स अ प्रोसेस, जो मैनुअल सर्जरी है वो धीरे धीरे, जब जितना भी हमें आधा से पौना घंटा लगता है एक घुटने की सर्जरी करने में, वो सर्जन अपनी स्किल के साथ धीरे धीरे उसको डिसाइड करते हैं। अब रोबोटिक्स में क्या है कि हमने सारा कुछ ये देख लिया, उसमें क्या है कि जो हड्डी के बीच में एक तरह के सेंसर्स लगते हैं, जस्ट एक तरह की पिन होती है, वो पिन्स लगा के वो फिर कंप्यूटर को वो डेटा हम फीड करते हैं। कंप्यूटर उस डेटा को रिकॉर्ड कर लेता है, वो सारा डेटा अब कंप्यूटर में आ गया। पेशेंट का जो घुटना है, अगर सर्जन खुद कर रहा है तो वो खुद देख रहा है कि हाँ 4 मिलीमीटर, शायद वो 5 मिलीमीटर भी हो सकता है या 3 मिलीमीटर भी हो सकता है, वो तो सिर्फ हम अपनी नेकेड आई से एज्यूम कर रहे हैं। बट जो कंप्यूटर ने डेटा लिया वो बिल्कुल एक्यूरेट हो गया कि इस पेशेंट की जो हड्डी है या घुटना है इतने मिलीमीटर घिसा हुआ है, इतने मिलीमीटर हमने इसको सफाई करनी है और इतने साइज का इम्प्लांट डालना है, वो सारा कुछ ऑलरेडी डिसाइड हो गया। सो बेसिकली इसका बेनिफिट क्या है कि बिफोर स्टार्टिंग द एक्चुअल सर्जरी देयर इज अ वर्चुअल सर्जरी व्हिच इज बीइंग डन ऑन अ स्क्रीन। आप समझ गए? हमने अभी सर्जरी शुरू नहीं की, सर्जरी मतलब जो उसकी मेन पार्ट है जो सर्जरी का, वो अभी स्टार्ट नहीं किया, बट स्क्रीन पे हमें सारा कुछ पता है कि ये इतनी प्रॉब्लम है, इतना हमने इसका सफाई करनी है और इतने मिलीमीटर का लास्ट में जाके हमें इम्प्लांट डालना है। So definitely that is going to give good results when we already know the end result. तो फिर हम उसी चीज के हिसाब से वो सारी चीज परफॉर्म करते हैं, बट वो कर सर्जन ही रहा है विद द हेल्प ऑफ द रोबोट। तो उसमें जो मार्जिन ऑफ एरर है, जो उसका घुटने का रेंज ऑफ मोशन है, मुड़ने की जो उसकी रेंज है, या रिकवरी है, ब्लड लॉस है, आईसीयू स्टे है, ये सारी चीजें डेफिनेटली बेटर हो गई हैं एज कंपेयर टू मैनुअल और ट्रेडिशनल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी।
बट अब इसमें एक थोड़ा सा कैच है, अगर रोबोट हमारी मदद कर रहा है डज नॉट मीन एनी बिगिनर और एनी फ्रेशर सर्जन कैन डू दैट। पहले उसको खुद को पता होना चाहिए कि हमें कंप्यूटर या मशीन गाइड क्या करने वाली है। हो सकता है आफ्टर ऑल इट्स अ मशीन, स्टिल इट कैन हैंग ऑन, जैसे हमारा फोन हैंग हो जाता है कभी कभी, या लैपटॉप हैंग हो गया, इट्स अ सॉफ्टवेयर, इट कैन ऑल्सो हैंग। तो ऐसी स्टेज में हमें खुद को एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, या कोई भी सर्जन को रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट तब करने चाहिए व्हेन ही हैज परफॉर्म्ड एट लीस्ट सम नंबर ऑफ मैनुअल नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज, नॉट स्ट्रेट अवे jump to higher technology when the basic is not known, right? रोबोटिक में क्या है, प्रिसीजन मेजरमेंट्स होती हैं, लेस पेन, कस्टम मेड। अब आप ये एक नीचे बॉक्स में देखो एक लाइन लिखी हुई है, ओल्ड वे क्या है, वी होप इट विल बी ऑल राइट, बट न्यू वे क्या है, मेकिंग इट श्योर दैट इट शुड बी ऑल राइट। ओके, प्रिवेंटिव सर, जैसे मैंने बताया कि किसी भी पेशेंट को किसी भी एज ग्रुप में, अगर फॉर एग्जांपल समबडी कोई 50 साल की एज में उसको घुटनों की प्रॉब्लम शुरू हो गई, अब वो घुटनों की प्रॉब्लम किसी भी कारण से हो सकती है, बट अगर वो मान लो कि रूटीन में पेन होना शुरू हो गया, पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब तो मैं थोड़ा थोड़ा परेशान होने लग गया हूँ, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाता, तो ऐसे केस में जो सबसे अर्लीस्ट चीज जो करनी होती है वो ये होती है कि आप थोड़ा बहुत जो आपके पास जैसे पेन किलर जेल पड़ी हुई है, कोई मूव या वॉलिनी, उसको लगा के सिकाई करें हॉट वाटर बॉटल से। अब ये भी बड़ा एक क्वेश्चन होता है कि डॉक्टर साहब गर्म नाल सिकाई करनी है या ठंडे नाल। ओके, इसी से मेरे को याद आ गया कि कॉमन क्वेश्चन होता है आइसिंग करना है या हॉट पैक्स करना। आइसिंग हम तभी रेकमेंड करते हैं जब हमें कोई फ्रेश इंजरी हुई होती है, चोट लगी हो, कोई मांस फट गया, हम गिर गए और यहाँ पे नील पड़ गया या ब्लड इकट्ठा हो गया। आइसिंग बेसिकली क्या, अब इसका मैकेनिज्म क्या है, जब खून इकट्ठा हो गया यहाँ पे गर्म हो जाता है तो हम आइसिंग करते हैं ताकि जो ब्लड वेसल्स है जिनमें फटाफट ब्लड चल रहा है हम उनको श्रिंक कर दें और ब्लड है जो कम आना शुरू हो और धीरे धीरे स्वेलिंग कम हो जाती है। हॉट पैक्स जो पुरानी दर्दें होती हैं, पहले से चल रही हैं, 6 महीने से, 1 साल से, 2 साल से, वो कहीं भी हो सकती है, कमर में, बैक में, सर्वाइकल की, उनमें हॉट वाटर बॉटल से आराम आता है या इलेक्ट्रिक हीट पैक से। क्यों? क्योंकि वो पेन क्यों हो रही है, हमारी मसल स्टिफ हो गई। स्टिफ क्यों हो गई है? ब्लड सर्कुलेशन कम हो गया। गर्म पैक लगाएंगे तो उसमें जो ब्लड सर्कुलेशन विल स्टार्ट इंक्रीजिंग और जो मसल जकड़ गई है वो धीरे धीरे रिलैक्स होना शुरू हो। तो ये हॉट पैक्स कब यूज करना है, आइस पैक्स कब यूज करना है, अब ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो जो अर्ली पेन्स हैं उनमें जेल एप्लीकेशन, सम हॉट वाटर फॉर्मेंटेशन या नी कैप यूज कर सकते हैं अर्ली स्टेजेस में। थोड़ा सा परहेज करना शुरू करें कि ज़्यादा घुटना मोड़ने वाली कोई एक्टिविटी ना करें, कोई योगा वाली कोई ऐसी चीज़ ना करें जिसमें जैसे कुछ आसन होते हैं, कई लोग करते हैं वज्रासन या ऐसी चीज़ें थोड़ा अवॉइड करें। सीढ़ियाँ अननेसेसरी अवॉइड करें। मंदिर गुरुद्वारे जाते हैं, कोशिश करें वहाँ ऊंची जगह पे बैठें, आजकल तो हर जगह चेयर्स भी लगी होती हैं। ये है बेसिक ट्रीटमेंट। उसके बाद नहीं आराम आ रहा, देन वी कैन स्विच टू फिजियोथेरेपी। अब हम थोड़ा मेडिकल मैनेजमेंट की तरफ जा रहे हैं। अपने आप सेल्फ मेडिकेशन, हमने कोई ग्रीस की दवाइयाँ, ग्लूकोजामिन, ये सब नहीं खानी होती हैं। जस्ट इट्स अ सीक्वेंशियल प्रोसेस। पहले ये जो होम रेमेडीज हो गई, घरेलू तरीके हो गए, देन नाउ वी कैन डू फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी में भी एक्सरसाइज नहीं करनी होती, जो उनकी मशीन्स होती हैं, शॉर्ट वेव डायथर्मी या IFT, अल्ट्रासोनिक मसाज, वो सब चीजें वो फिजियोथेरेपिस्ट विल डिसाइड के क्या लगाना है। स्टिल नॉट हेल्पिंग, आराम नहीं आ रहा, देन यू शुड कंसल्ट योर नियर बाय डॉक्टर। जरूरी नहीं कि वो ऑर्थोपेडिक सर्जन ही होने चाहिए, जो भी आपके नियर बाय कोई MBBS या समबडी, एटलीस्ट उनको एक बार दिखा के अपना कोई बेसिक मेडिकल मैनेजमेंट, कोई थोड़ा बहुत पेन किलर या एंटी इंफ्लेमेटरी दवाई लेनी चाहिए। स्टिल नो इम्प्रूवमेंट, देन यू शुड विजिट एन ऑर्थोपेडिक सर्जन। फिर वो आपका एक्सरे होना चाहिए। और जनरली हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आप खुद से एक्सरे ना कराओ, क्योंकि खुद से जब आप वहां जाके बोलते हो कि जी मैं गोड्या में एक्सरे कराना है, उनको नहीं पता कि आपका एक्सरे कैसे करना है। वो आपको लिटा देते हैं और एक्सरे कर देते हैं।
हमें आपका लेटे हुए का एक्सरे नहीं चाहिए होता, हमें स्टैंडिंग एक्सरे चाहिए होता है, क्योंकि जब आप लेट जाते हो तो आपके जोड़ में वो जगह बन जाती है, उस पर लोड नहीं आ रहा, तो जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उससे हमें थोड़ा कम दिखती है प्रॉब्लम। जब आप खड़े होकर एक्सरे कराते हो तो दैट इज द एक्चुअल मैग्नीट्यूड जो प्रॉब्लम होती है। पेशेंट को भी अगर आप देखें तो लेटे हुए या बैठे हुए दर्द नहीं होता, पेशेंट कहते हैं डॉक्टर साहब मैंने बैठे हुए में कोई तकलीफ नहीं, जो मैं चलता उदों दर्द होता। क्यों दर्द हो रहा है? जब आप बैठे हो या लेटे हो तो हड्डियां आपकी ऐसे हैं, जब खड़े हो गए तभी ये जो हड्डी एक दूसरे से रगड़ खाती है, तो फिर एक्सरे होना चाहिए। एक्सरे के हिसाब से फिर थोड़ा बहुत मेडिकल मैनेजमेंट या कुछ ना कुछ, एंड इवेंचुअली अगर वो फिर भी रिलीफ नहीं हो रहा, पेशेंट की प्रॉब्लम बढ़ रही है, फिर हम बाकी सर्जिकल ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। फाइन। ये बोट पैड ऊपर लगानी है नीचे लगानी है? दोनों जगह, ऊपर जॉइंट के लिए, नीचे मसल्स के लिए। थैंक यू सर। सर हीट जो है वो वाटर बोतल से देनी चाहिए या जो जेल वाले गर्म करने के चले उससे देनी चाहिए? दोनों अच्छे हैं। वाटर बॉटल थोड़ा इनकन्वीनियंट हो जाता है, पानी भरो उसमें फिर वो करो। इलेक्ट्रिक वाला ये है कि आपने अपने बेड के साथ प्लग लगाया और लेके प्लग बंद कर दिया। हाँ, पर जेल वाली ज़्यादा देर तक गर्म रहती है वैसे। हाँ, तो बोथ आर ओके, ऐसे कोई रिजल्ट्स में डिफरेंस नहीं है, आपकी कन्वीनियंस होनी चाहिए। सही कहते हैं, वो स्टीम टॉवल गरम करके पानी वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, ऑल आर इक्वली गुड। आपने भी जरूर सुना होगा, क्योंकि आप मतलब एक जनरेशन गैप है मेरे और आपके बीच में। पेशेंट आके बोलता है डॉक्टर साहब एक कच्ची रोटी बन ले करिए जी, सुना है कभी आप? मैं पहली बार सुना तो आई वाज शॉक्ड कि ये क्या बोल रहे हैं, मतलब तो मतलब बहुत सारी चीजें चलती हैं अपने कम्युनिटी में। वो एक आपका प्लांट है, हाँ, उसको हाँ, वो भी, हाँ। गरम करके दिया। मतलब वो सारी चीजें साइंटिफिक नहीं है, मतलब हो सकता है वो फायदा करें, शायद ना करें, शायद नुकसान भी कर सकते हैं। बेसिकली तो हीट देने का पर्पस। बस दैट्स ऑल। हाँ जी, और कुछ? सर मैं लास्ट ईयर यहीं से ऑपरेशन कराया था डॉक्टर हर्षन। हाँ जी, हाँ हाँ मे बी यू आर आल्सो इन द टीम। हाँ हाँ, पहले वो अकेले ऑपरेट करते थे, नाउ वी 2 people आर ऑपरेटिंग। हाँ जी, ओके। वेयर इज लेफ्ट राइट में? मैं वो आपको चेक करूंगा सर, अभी हम जस्ट एक ऐसे वर्बल डिस्कशन कर रहे हैं, वो मैं आपको एग्जामिन कर लूंगा। ठीक है, थैंक यू। तो उनका क्लेम है जो बाकियों से डिफरेंशिएटिंग फैक्टर कि कहते हैं जो डॉक्टर हैं, एक वो जो रोबो लेंस है जो अपने हेड के ऊपर एक्स्ट्रा लगाते हैं, AI एनेबल्ड या VR एनेबल्ड, तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर होता है जो पेटेंटेड होता है, और जो डॉक्टर को माइक्रोसॉफ्ट या जिस कंपनी ने बनाया जो लाइसेंस दिया हो वही कर सकता है, दूसरा ऑथराइज नहीं है। ओके। तो नी रीसर्फेस तो हर कोई क्लेम कर रहा है, पर वो कहते हैं नहीं हमारे पास डॉक्टर ने ट्रेनिंग ली है, मे भी जर्मनी में ली आपकी है, बात बिल्कुल और सही है। वो सबके पास ट्रेनिंग नहीं है और लाइसेंस नहीं है। तो इसके बारे में क्या कमेंट है आपका? इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक ब्रॉडली इस चीज को बता दिया, हाँ, आपने थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में बता दिया। मेरी नेचर नहीं है ऐसे पर्टिकुलरली किसी को वो कमेंट्स करने की, बस इसीलिए मैंने थोड़ा सा ब्रॉडली बता दिया कि जो ऐसी टर्मिनोलॉजी है कि हम रिसरफेसिंग करते हैं या बाकी जगह नहीं होती, दोस टर्मिनोलॉजी शुड नॉट बी प्रमोटेड। बेसिकली यही सर्जरी ऑल ओवर द वर्ल्ड हर जगह हो रही है। इट इज नॉट समबडी के वन पर्सन इज ट्रेन, वन पर्सन। हाँ, अगर मैं बात करूं रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट, दैट हैज अ डिफरेंस। ये नहीं कह सकते कि हर बंदा रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कर रहा है। समबडी और some hospital which has the robot and the surgeons are trained to do robotic knee replacement surgery, वही सर्जरी कर सकते हैं। बट अगर रीसरफेसिंग की बात कर रहे हैं तो ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑल द सर्जन्स आर डूइंग नी रीसरफेसिंग सर्जरी। उसमें थोड़ा एड ऑन नी सरफेसिंग की बात सही होगी। हाँ, उसमें जो एडिशनल जो रोबो लेंस हाँ, जो कहते हैं, हाँ, वो भी आपकी बात सही है। वो जैसे- सबके पास नहीं है, उसके बारे में समझिए। जैसे एज ए पेशेंट, हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हो सकता है दे मस्ट बी हैविंग सम टेक्नोलॉजी, बट दैट इज डेफिनेटली नॉट एडवांस देन रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। गॉट इट? हर जैसे एडवांसमेंट में कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे आईफोन है, पहले 11 आया, 12 आया, 15 आया, 16 भी आ गया। सो दैट इज अ वन स्टेप लोअर देन रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। वो सिर्फ एक लेंस है जो चीज को एनालाइज करता है, बट वो परफॉर्म करने में मदद नहीं करता। जैसे एक फुल फ्लेश्ड रोबोटिक सॉफ्टवेयर है that helps in
परफॉर्मिंग द सर्जरी, बट वो सिर्फ हमें एनालाइज करके बता सकता है, बट जो इंट्रा ऑपरेटिवली सर्जरी के दौरान जो चीजें हैं उनमें नहीं गाइड कर पाएगा। हो सकता है हाँ ये कह सकते हैं कि वो चीज शायद वही कर रहे हैं, बट दैट कैन नॉट बी सेड कि वो चीज फार बेटर देन एनी अदर टेक्नोलॉजीज। समझिए सर आप ये एक सरफेस 3D टेक्नोलॉजी भी मैं पढ़ रहा था, वही है सर, वही हाँ, तो वो वही चीज है 3D एंड ऑल, ये थोड़ी सी फैंसी टर्मिनोलॉजीज हैं, अदरवाइज कंसेप्ट फास्ट ट्रैक हाँ वही 3D FT3D AI टेक्नोलॉजी, ये सारे एक फैंसी वो है टर्मिनोलॉजी है, जैसे बोलते हैं ना मार्केटिंग गिमिक्स हैं। तो अदरवाइज जो कंसेप्ट है सर्जरी का वो यही है कि जो हड्डी घिस जाती है हमने उसकी सफाई करनी है और उसके ऊपर मेटल की कैपिंग करनी है। दैट कैन बी डन आइडियली इन 2 ways, one is manual, one is with the help of a software। प्राइसिंग भी फिर चेंज Pricing difference होती है because that definitely if it is giving you an extra 10 years of life, definitely it will come with a higher cost, right? Resurfacing clear हो गया, हो बिल्कुल गया आपको concept पक्का? बिल्कुल clear हो कितने गया। लोगों को But समझाओगे we have जाके? come to hear about bone health today. So general bone Okay, health का भी guide I will करेंगे। tell you about bone health. Bone health जैसे आप एक चीज जैसे ना मैंने बादाम भिगो के खाता हूँ जी, फिर मैं बहुत हल्का सा फ्रूट लेता हूँ जी, फिर मैं स्प्राउट्स खाता हूँ, फिर मैं थोड़ा सा अपना रोटी सब्जी, ये आप परफेक्ट कर रहे हो, बट आप वो परफेक्ट क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि जो भी आप ले रहे हो उसमें खुद में ही कमी पेशी है, चाहे आप कितना ही हेल्दी ले रहे हो। Got it? तो उससे क्या होता है कि इवेंचुअली एट अ सर्टेन पॉइंट, क्योंकि आपकी एज तो बढ़ रही है, विद एजिंग हमारी बॉडी के जो भी मसल्स, लिगामेंट्स, टिश्यूज हैं उनमें एक टाइम पे आके थोड़ी बहुत जो है डेप्रिसिएशन होनी शुरू हो जाती है। तो पेशेंट को अनएक्सप्लेन्ड दर्दें शुरू हो जाती हैं जिनका कोई रीजन नहीं होता, बट वो एजिंग के कारण हो रही हैं। पेशेंट कह रहे डॉक्टर साहब थोड़ा ज्यादा देर खड़े हो जी तो थक जाने हैं, इतने दर्द हो गया, इधर दर्द हो गया। सो फॉर सच थिंग्स या तो आप किसी डॉक्टर की हेल्प से भी उन सम काइंड ऑफ सप्लीमेंटेशन ले सकते हैं, बट आइडियली डॉक्टर की हेल्प से ही होना चाहिए, नॉट लाइक, बट स्टिल कुछ पेशेंट्स कई बार उनके बच्चे बाहर हैं वो ला देते हैं यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से, वो बड़े बड़े डब्बे लेके आते हैं प्रोटीन के नहीं प्रोटीन भी नहीं, वो कैल्शियम वगैरह के बड़े बड़े बॉक्सेस होते हैं। सो बट स्टिल उसमें इतना कोई अपने आप लेने का मतलब कोई नुकसान नहीं है, बिकॉज दे आर जस्ट सप्लीमेंट्स, वो कोई पेन किलर नहीं है या कोई और चीज नहीं है। अगर आप अनसुपरवाइज्ड ले भी रहे हैं तो कोई नुकसान नहीं। So ideally, some things must be in sufficient quantity to improve your bone and joint health. कैल्शियम आप सबको पता है, आजकल सेफर कैल्शियम्स आते हैं, जो पुराना एक वो था कि जी ज्यादा कैल्शियम खाने नाल पथरी बन जाती है, वैसा नहीं है। फाइन, सो दैट इज रूल्ड आउट नाउ। आजकल जो कैल्शियम्स आते हैं वो सेफ कैल्शियम है, सेफर कैल्शियम इन द फॉर्म जो कैल्शियम ऑक्सलेट है, कैल्शियम एस्पार्टेट है, वो हमारी किडनी से इजीली फ्लश आउट हो जाते हैं यूरिन के थ्रू, तो पथरी वगैरह का कोई ऐसा रिस्क नहीं रहता। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप सालों साल बिना किसी को दिखाए, मान लो आपको फॉर एग्जांपल आपने 5 साल पहले पीजीआई में दिखाया, वहां पर आपको एक दवाई लिख दी, आप वो ले ही जा रहे हैं विदाउट एनी कंसल्टेशन, विदाउट एनी फर्दर रेफरेंस। फाइन, क्योंकि वो दवाई की डोज तो वही है, बट आपके जो हार्ट, लंग्स, लिवर, किडनी है वो तो 5 साल ओल्ड हो गए ना, उनकी जो फ्लशिंग कैपेसिटी या पंपिंग कैपेसिटी है वो कम हो गई है, तो शायद हमें उसकी डोज को मॉडिफाई करना पड़ेगा। सो कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन B12 और कुछ अदर थिंग्स, विटामिन ई हो गया, ये सारी चीजें हमारी बोन और जॉइंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। कैल्शियम और विटामिन डी का मेन रोल होता है बोन्स के लिए, और जो विटामिन B12 और विटामिन ई ये हमारे मसल्स और नर्व्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कुछ लोग पेशेंट बोलते हैं डॉक्टर साहब खलियां बहुत पहनती हैं, क्रैम्प्स, तो उनमें विटामिन ई वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक मिनरल होता है लाइकोपीन, वो भी हेल्पफुल होता है। तो ज्यादातर ये चीजें हमें किससे मिलती हैं? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एग्स, अगर कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है नॉन वेजिटेरियन की, फिश ऑयल, ये सारी चीजें, मिल्क, सोया, चीज, पनीर,
ये सारी चीज़ों से हमारी बोन और जॉइंट हेल्थ इंप्रूव होती है। पर अगर हम बेस्ट से बेस्ट ले रहे हैं फिर भी नहीं ये चीज़ें हो रही हैं, फिर या तो हमें अपने लेबोरेटरी टेस्ट कराने की ज़रूरत है कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। जब मैं सबसे अच्छा डाइट ले रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, कोई और मेजर प्रॉब्लम तो नहीं है जो इनको मेरी बॉडी में कंज्यूम ही नहीं होने दे रहा। या फिर अगर वो और कोई प्रॉब्लम नहीं बट वैसे ही डेफिशिएंट है, फिर आपको वो आर्टिफिशियली सप्लीमेंट करना है। विटामिन डी इजीली अवेलेबल है, जो हफ्ते में एक बार हमें वो सैशे या वो लिक्विड की बॉटल है, 60,000 इंटरनेशनल यूनिट्स है, वो लेनी होती है। नॉर्मली 3 से 4 महीने वो रेगुलर लेनी चाहिए, मतलब 12 से 16 डोज लेनी चाहिए हमें उसकी, तब जाके हम उसको 2 से 3 महीने का ब्रेक लगा के फिर उसको कंटिन्यू। अब ये सब चीजों की क्यों जरूरत पड़ रही है? सनलाइट एक्सपोजर कम है, एवरीथिंग इज एयर कंडीशन, घर एसी, कार एसी, ऑफिस एसी, वी आर हार्डली गेटिंग यूज्ड टू सनलाइट। और वही मैंने बोला कि फिजिकल एक्टिविटी कम है, एवरीथिंग इज मैकेनिकल, सब कुछ हम मशीन से हो रहा है। तो कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन B12, विटामिन ई, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क, सोया, चीज, पनीर, एग्स, फिश, ये सारी चीजें हमारे डाइट में जितनी मैक्सिमम हम इंक्लूड कर सकें उनको करना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स वाली चीजें, रोटी, राइस, अननेसेसरी का थोड़ा बहुत लेना चाहिए। डायबिटिक पेशेंट्स को तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए राइस, दे शुड स्विच टू चपाती फॉर ऑल दिस थिंग्स। So once in a blue moon ले सकते हैं। मैं तो बोल रहा हूँ, हाँ बिल्कुल, चपाती का मतलब ये नहीं कि व्हीट है, और मल्टीपल आटा जो भी अवेलेबल है। हाँ, सर ये जो फिंगर्स जो है मुड़ जाती हैं या इनमें वो हो जाता है, व्हाट इज दैट? और रूमेटॉइड के कारण हो सकते हैं। ओके, हाँ, उसके लिए आपको अपने जो RA फैक्टर, CRP, यूरिक एसिड, वो सब चीजें टेस्ट करानी होती हैं। देखिए, पेशेंट की होती है 60-65 इयर्स में। उस पेशेंट में, पेशेंट की नॉर्मल लाइफ की बात करें तो उसकी क्या नॉर्मल लाइफ है? आपको सोशल सर्कल में आना जाना, अपने दोस्तों फ्रेंड्स के साथ पार्क जाना, थोड़ा बहुत कहीं घूमना फिर, तो आफ्टर अ पीरियड ऑफ 25 days to 1 month पेशेंट अपनी वॉकर या स्टिक छोड़ के रफली 1 या 1.5 किलोमीटर की सैर करने लायक हो जाता है। बट दैट डज नॉट मीन कि वो 1 महीना बेड पे था। चला हमने पेशेंट को अगले दिन ही देना है, 24 to 48 आवर्स। उस 1 महीने में उसने वो सारी चीजें धीरे धीरे छोड़ देनी है। वॉकिंग एड्स छोड़ देनी है, वॉकर छूट जाएगा, स्टिक छूट जाएगी, आपकी ड्रेसिंग रिमूव हो जाती है। तो दैट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ रिकवरी विच वी अटेन आफ्टर 1 month, ताकि 1 month के बाद धीरे धीरे रिकवरी और फास्ट हो जाती है। फिर 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, ऐसे पेशेंट्स अपनी वो एक्टिविटी बढ़ाते रहते हैं। आफ्टर 1 month ही कैन स्टार्ट ड्राइविंग। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं सर। 4 व्हीलर तो बिल्कुल ही कर सकते हैं। 2 व्हीलर में थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि सडन जर्क लग जाए तो सीधा आपका घुटना, पैर लैंड होगा जमीन पे, जिससे थोड़ा झटका लग सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हम जितने मेंबर्स को, जिनको बहुत चीज़ों का नहीं पता था, कुछ का अपने देसी इलाज पता थे, जो चीज़ आपने इतनी डिटेल में बताई है और जो कंफ्यूजन थे वो क्लियर की है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चंडीगढ़ सीनियर एसोसिएशन सारे मेंबर्स, फोर्टिस हॉस्पिटल का स्पेशली आज के जैसे आपने टॉक किया, मैं धन्यवाद करते हैं और बहुत अच्छा लगा। मैं चंडीगढ़ सीनियर की तरफ से धीरे धीरे को रिक्वेस्ट करूँगा कि पता लगे सबसे दे खड़े होने के लिए। बहुत तुरंत तो ठीक करा लांगे सारे। थैंक यू। सर जी कोई हंसदा ना होया तो Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel.